ये है तिलौथू हाउस। तिलौथू हाउस कभी स्थानीय राजाओं और जमींदारों का निवास स्थान था। यह क्षेत्र रोहतास जिला में आता है, जो अपने किलों, मंदिरों और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के राजा महाराजा ब्रिटिश काल में काफी प्रभावशाली माने जाते थे और उनके पास विशाल जमीन जायदाद हुआ करती थी। तो हम अभी इन्हीं के शाही घर में उपस्थित हैं और तिलौथू हाउस के युवराज मोहित सिन्हा जी के द्वारा हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है इस घर का इतिहास। मेरा नाम मोहित सिन्हा है। मेरे पिताजी का नाम मधुर सिन्हा था, जो 1988 में उनका यहाँ पे असैसिनेशन हो गया। मेरे मूल रूप से हम शिक्षक रहे हैं। देहरादून में डून स्कूल, वेलम बॉयज़ स्कूल, बेंगलोर में IIM बेंगलोर और मसूरी में जो IAS एकेडमी है वहाँ पे हमने लबासना जिसको कहते हैं वहाँ पे हमने काम किया। अपनी शिक्षा हमने दिल्ली के सेंट स्टीवेंस कॉलेज और अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से प्राप्त की है। बहुत साल बाहर रहे और धरती और माटी खींच लेती है, तो माटी का पुकार सुन करके हम 2022 में बिहार वापस आ गए और 22 से आज तक अभी तक हम यहाँ पे रह रहे हैं और आप लोग के साथ आप लोग के दोस्ती में रहेंगे। तो सर, हम आपसे एक अचानक और सभी लोग वहाँ जितने लोग थे, अभी जन कल्याण जो संस्थान था जी, सब लोग शौक हो गए हैं। हाँ, जो आपने एक ऐलान किया कि मैं भी अपनी शादी इसी जन कल्याण के संस्थान में सामूहिक विवाह में करूँगा। ऐसा विचार कैसे आया? आप इतना पावरफुल होते हुए, सब कुछ होते हुए भी ऐसी सामूहिक विवाह, जैसे हमने अभी कुछ दिन पहले देखा था CM के लड़के ने किए सामूहिक विवाह में, और उसके बाद आपने ऐसा अचानक से ऐलान कर दिया, क्या मन में भाव है? हमारे परिवार का एक तरह से है हम मेरे ऊपर कि इस परिवार जो जनता को के लिए संसाधन बनता है वो परिवार उसको अपने आप भी आत्मसात करता है। हमने जैसे आपको बताया कि जब हम यहाँ पे हमने महिलाओं के लिए स्कूल खोला और यहाँ के लोग महिलाओं को यहाँ पे नहीं भेजे पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले हमारी दादी गई वहाँ पे पढ़ने। ये जो हाई स्कूल है यहाँ पे मेरे पिताजी स्वयं पढ़े। हम भी जब यहाँ रहते थे तो यहाँ पे सरस्वती विद्या मंदिर की स्थापना हुई। उस समय हम डिहरी में इंद्रपुरी में जेम स्कूल में पढ़ते थे। तो जब सरस्वती विद्या मंदिर की स्थापना की ज़मीन हमारी दादी ने दी और हमारे पिताजी अपने हाथ से वहाँ पे खड़ा होकर के उस ज़मीन के निर्माण में उन्होंने अपना हाथ लगाया, तो फिर यही बात हुई कि अगर इस स्कूल के लिए ये गांव इस क्षेत्र के लिए ये स्कूल बना है तो हमारा बच्चा भी वहीं जाएगा। आजकल दुविधा ये हो रही है कि आपके मंत्री और ब्यूरोक्रेट को छोड़ दीजिए, जो आपके सरकारी शिक्षक हैं वो भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल नहीं भेजते हैं पढ़ने के लिए। जो यहाँ का नेता है, जब वो बीमार होता है वो तो सरकारी अस्पताल नहीं जाता है, वो तो सिंगापुर जाएगा इलाज करवाने, दिल्ली जाएगा इलाज करवाने। तो एक तरह से ये हमारे परिवार की एक हम लोग का, हम क्या कहें, कमिटमेंट है कि जो फैसिलिटी, जो संसाधन समाज के लिए है उसको ऐसा मजबूत बनाया जाए कि हम लोग भी उस पर जाके पढ़ाई करें। तो ये हमारा पहल था और आप लोग का आशीर्वाद होगा तो फिर भगवान जी चाहेंगे तो फिर बहुत जल्द हम भी उस सामूहिक विवाह में हम भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो एक बार जो संस्थान है उसका एक बार नाम थोड़ा सा बता दीजिए अच्छा से। जो संस्थान जो सामूहिक विवाह करवा रही है, हाँ, जन कल्याण, उनके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके बारे में दूसरे जन कल्याण सर्व संस्थान और जो हमारे भाई हैं कुशवाहा जी और उनके जो पूरे सदस्य हैं वो इतना पावन काम कर रहे हैं। जैसा हम बार बार आपको पहले भी हमने बोला कि हर एक खासकर गरीब परिवार में जब महिला पैदा होती है तो सबसे बड़ा कष्ट या चिंता होता है कि बच्ची की शादी। और इस बच्ची की शादी के लिए गरीब परिवार और कष्ट अपना लेता है। वो अपना ज़मीन बेचता है, साहूकार से पैसा लेता है। तो ये जो सामूहिक विवाह का इन्होंने एक कड़ी खोला है, पहल खोली है, इससे ये जो टेंशन रहता है एक सामान्य परिवार का, उसको उन्होंने काफ़ी हद तक कम कर दिया। और आप क्या कर रहे हैं? आप दो परिवारों को जोड़ रहे हैं। आप अपने सर्वशक्ति से और आप एक समाज को भी ऐलान कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि शादी करने के लिए आपको बहुत बड़ा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग करोड़ों रुपया बहा देते हैं शादी में। अब अगर हम लोग एक सिंपल शादी करें और वो जो करोड़ रुपया हम लोग लगाते हैं शादी में, उसके माध्यम से आपने किसी बच्चे को पढ़ा दिया
कहीं स्कूल बनवा दिया, कहीं मंदिर बनवा दिया या उसका उसका रेनोवेशन करवा दिया, तो वो तो फिर शादी में आपको 2 घंटे के लिए आशीर्वाद मिलता है, लोग आए, खाना खाए, नाच गाना किए और फिर चले गए। लेकिन आपने अगर वो पैसा थोड़ा बचा के उसको एक स्कूल के 10 बच्चों को पढ़ा दिया तो आपको तो आजीवन आशीर्वाद मिलेगा। और ये एक तरह से एक समाज को सीख ये लोग दे रहे हैं कि शादी 2 व्यक्ति और 2 परिवारों के बीच में एक रिश्ता नाता है, उसको, और एक बहुत पावन रिश्ता नाता है, उसको सीमित संसाधन में हम लोग को करना चाहिए। दहेज प्रथा तो एकदम हम लोग को उसको ठुकराना चाहिए। और जो वो संसाधन हम लोग शादी में डाल देते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपया, उससे उसका बेहतर उपयोग कुछ एक तरह से सकारात्मक काम में अगर हम लोग उसको उपयोग करें तो आपको तो आजीवन फिर आशीर्वाद मिलता रहे। लोथल हाउस में स्वागत। थोड़ा आपको इस क्षेत्र प्रांत का हम इतिहास बता दें। ये हमारे पूर्वजों का एक तरह से शॉर्ट हिस्ट्री है, और सासाराम और रोहतास का भी आप हिस्ट्री इसको मान के चल सकते हैं। ये पुराने मुगलों के ज़माने के और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने के दस्तावेज हैं। तो ये जो रोहतास दुर्ग है, रोहतास दुर्ग मुगल का जो मुगलों का एडमिनिस्ट्रेशन होता था, वो उनका जो पूरा जो साम्राज्य था वो अलग अलग सूबे में उनको डिवाइड किया जाता था। जैसे आज हम लोग के स्टेट्स होते हैं, वैसे मुगलों के ज़माने में सूबे होते थे, और उन सूबों का एक सूबेदार होता था। जनरली क्या होता था कि जो मुगल परिवार के शीर्ष मेंबर्स होते थे, मतलब जो बादशाह होता था, उसके बेटे, उसके अलग अलग बेटों को अलग अलग सूबे का जिम्मेदारी दिया जाता था। अगर आप पुराना मुगल मैप देखेंगे, उनका जो चादर होता है, मैप होता है, उसमें आप हमेशा देखेंगे रोहतास फोर्ट बहुत प्रमुखता से उसको दिखाया जाता है। रोहतास फोर्ट एक ऐसा, और रोहतास जो परगना था वो हम लोग के परिवार की जिम्मेदारी में था। तो एक जो इंटरेस्टिंग बात है कि हम लोग मुगल परिवार से हम लोग का कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं था, लेकिन हम लोग के जो पूर्वज हैं उनको यहाँ का सूबेदार बनाया गया रोहतास फोर्ट का। और हम लोग आए इस एरिया में बाबर के आर्मी के साथ थे। हम लोग हिंदू, लेकिन हम लोग को जिम्मेदारी दी गई थी इस सूबे की देखभाल करने की। अब 200-300 साल बाद हम लोग आगे चलते हैं। ये चिट्ठी है, अगर आप बाद में जूम करना चाहते हैं आप देख सकते हैं। ये एक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर थे, उनका नाम था हेक्टर मनरो। जब बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी हुआ तो आप हेक्टर मनरो का नाम काफ़ी सुनेंगे। हेक्टर मनरो हमारे एक पूर्वज थे, राजा शाहमन। उनको लिखते हैं कि आपके बारे में हमने बहुत सुना, आपकी प्रतिष्ठा के बारे में हमने बहुत सुना, और अगर आप कभी चाहें तो आप इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आप दोस्ती कर सकते हैं। तो उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने सोचा कि ये तो एक छोटा प्राइवेट कंपनी है, इनके साथ हम लोग को क्या लेना देना, हम तो मुगल के सूबेदार हैं, रोहतास दुर्ग, रोहतास जो सूबा है वो हमारा है। तो इन्होंने इनको नकार दिया। वो वाला चिट्ठी अभी मिला नहीं हमको, लेकिन नकार दिया। अब इसमें जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो अंग्रेज़ हैं, वो बहुत ही एक तरह से सर झुका करके हम लोग से एक आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि आप हमसे दोस्ती करें। अब देखिए समय का खेल, इन्होंने तो नकार दिया, मना कर दिया। अब ये हुए हैं करीब आप समझ के चलिए 1760 के समय का। अब आ जाइए 1780 में। 1780 में क्या हो जाता है, बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी हो जाता है, जिसमें अंग्रेज़ की जो सेना है वो 3 बड़े साम्राज्यों को, अवध, बंगाल और मुगल, इन तीनों के आर्मी को इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी पराजित कर देती है। अब क्या होता है, आप देखिए यहाँ पे ये शाही सील होता था। जैसे आज के डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सील होता था, उस समय मुगलों का सील चलता था। अब यहाँ अंग्रेजी में लिखा है शाह आलम बादशाह गाजी, मतलब शाह आलम द सेकंड, जिन्होंने बैटल ऑफ प्लासी को हारा, इन द केयर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो कंपनी पहले यहाँ पे हम लोग से एक तरह से अनुरोध कर रही है, अब हम लोग को ऑर्डर दे रही है। और क्या ऑर्डर दे रही है कि जो
रोहतास परगना आप लोग को मुगलों ने दिया था वो अब आपके साथ ही रहेगा, आपके पास ही रहेगा, लेकिन जो आप टैक्स देते हैं वो टैक्स अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देंगे। और उसी के 5-6 साल बाद फिर एक और टैक्स, एक तरह से इनका इसको इनका एक ऑर्डर आता है। अगेन आप देखिए, एम्परर शाह आलम द विक्टोरियस, ये ट्रांसलेशन है, इसका ट्रांसलेशन है। ओरिजिनल हम यहाँ पे नहीं रखते हैं, ओरिजिनल हम लोग एक सुरक्षित जगह रहते हैं। कि आपको यही बोला जा रहा है कि आपका ये एक तरह से सनद, जो मुगल बादशाह सनद देते थे, सनद के आधार पे आपको एक प्रांत का जिम्मेदारी या राज मिलता था। और अब यही अंग्रेजी शासक अब हम लोग को ऑर्डर दे रहे हैं कि आपको जो पहले मुगल शासकों ने जिम्मेदारी दी थी वो हमारे माध्यम से अब बरकरार है। तो बहुत सालों तक ये एक तरह से कड़ी चली। हमारे जो परदादा थे उनका नाम था राधा प्रसाद सिन्हा, राजा साहेब, और ये बहुत ही एक तरह से पढ़े लिखे दूरदृष्टिता वाले आदमी थे। उन्होंने 1932 में, ये है हमारे, अभी आप देखिएगा उनका उम्र, धीरे धीरे उनका उम्र आप देखिएगा, ये पहले यहाँ पे शायद उनका 27-28 साल था। ये उस समय के गवर्नर थे। बंगाल और उड़ीसा एक प्रांत हुआ करता था, और फिर एक प्रथा रहती थी कि जो गवर्नर हों वो पहले यहाँ तिलौथू हाउस आते थे मिलने के लिए। तो ये 1927 का है, ये करीब 1935 का है, ये 1942 का है। आप देखेंगे कि सब अंग्रेज़ गवर्नर हैं। थोड़ा देर बाद हम आपको दिखाएंगे इंडियन गवर्नर भी यहाँ पे आते थे। तो राजा साहब जो थे, राधा प्रसाद, अलग राजाओं से उनका अलग सोच था। तो सबसे पहले उन्होंने शिक्षा की नींव यहाँ पे रखी। तो 1932 में जो उनका पुराना महल था, उन्होंने घोषणा की थी कि उस महल में अंग्रेज़ी स्कूल चलेगा, तिलौथू रूरल हाई स्कूल। और ये जो भवन में हम लोग खड़े हैं, इसका निर्माण हुआ 1942 में, मतलब 10 साल के लिए, क्योंकि राजा साहब ने ऐलान कर दिया था कि वहाँ पे स्कूल चलेगा। उन्होंने अपना वो महल खाली कर दिया और 10 साल एक इसी प्रांगण में खपरेल का घर था, 10 साल वो वहाँ पे रहे। और 1932 में तिलौथू रूरल इंग्लिश हाई स्कूल शुरू हुआ, जो अभी तक चलता है। 1935 में उन्होंने कहा कि महिलाओं, बालिकाओं के लिए भी शिक्षा होनी चाहिए। तो 1935 में तिलौथू गर्ल्स स्कूल शुरू हुआ, जो हम लोग के एकदम इस महल के प्रांगण से सटा हुआ है। और उस समय विरोध हुआ कि महिलाओं को हम नहीं पढ़ाएंगे, बच्चियों को हम नहीं पढ़ाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उनके 6 लड़के थे, 1 लड़की थी। तो जो सबसे पहले स्टूडेंट उस स्कूल की, उनकी अपनी बेटी गई कि अगर राजा की बेटी जाके पढ़ सकती है तो आप लोग क्यों नहीं पढ़ाओगे बच्चों को। तो ये 1935 या 1937 की बात है। यहाँ का पोस्ट ऑफिस, बाज़ार जब शुरू हुआ, जहाँ दिलीप भाई सब लोग हैं, बाज़ार में यहाँ पे लोग बैठना नहीं चाहते थे। वो एक सामाजिक ये था कि हमारा अलग जाति, हम, तो राजा साहब बोले कि हम बैठेंगे और कारोबार करेंगे। उस समय ये सब बंजर थे। तो वो दुकान पे बैठे और उन्होंने एक तरह से व्यापार किया जो एक राजा की प्रतिष्ठा के शायद हित में नहीं था। और उनको देखे और लोग यहाँ पे फिर बाजारी करना शुरू किए। उनके लिए ज़मीन दिया गया। और ये जो पूरा तिलौथू मार्केट है वो 1936-1938 में स्थापित हुआ। यहाँ पे बेसिक स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, गर्ल्स स्कूल, ये सब 1940 में शुरू हो गए थे। जहाँ पे मवेशी हॉस्पिटल, बिजलीकरण, सासाराम से बिजली खींचा गया। यहाँ पे जिस रोड से आप लोग आए, सासाराम से तिलौथू, वो राधा बाबू ने बनवाया। रेलवे स्टेशन, मवेशी अस्पताल। तो 1940 के दशक में तिलौथू में जितनी सुविधाएं थीं, माफ़ करिएगा, शायद सासाराम या पटना में भी ना हो। अगर आप पटना का जीपीओ देखेंगे, पटना का जीपीओ आप इसको चेक कर सकते हैं। पटना का जीपीओ का बिल्डिंग बना 1950 या 52 में, उससे थोड़ा पहले 40, मतलब 1930s के बाद। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस 1930s में शुरू हो गया था, 1930 में शुरू हो गया था। तो एक तरह से बहुत लोगों को, बहुत राजाओं को बोला जाता था कि अपनी प्रजा को शिक्षित मत करो। और राजा साहब का उल्टा सोच था कि जितने हम अपने लोगों को शिक्षित करेंगे उतना उनके ऊपर वो सशक्त होंगे और उसी के बलबूते वो लोग आगे बढ़ेंगे। और आज की डेट में बेसिक स्कूल, मिडिल स्कूल, गर्ल्स स्कूल, हाई स्कूल,
बीएड कॉलेज और कॉलेज, ये पूरा जो शिक्षा का एक तरह से कड़ी है वो तिलौथू में करीब 40-50 साल से निरंतर चल रहा है। यही है।